का जो है वो चैप्टर की समरी है, ये पुरानी बुक की है और अधिकतर पुरानी बुक के हिसाब से ही आता है, तो इसीलिए मैंने ये पुरानी बुक का लिया है। थोड़ा बहुत आपको इसमें आपके चैप्टर चेंजेस होंगे, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन दोनों में से अगर बात करें हम केमिस्ट्री के, तो ये 4 चैप्टर मिला के 13 मार्क्स का लगभग आता है, जिसमें से यही दोनों चैप्टर्स लगभग आपका 8 मार्क्स का आएगा और ये दोनों मिला के 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें बायो की, तो बायो में आपका टिश्यू और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ और डाइवर्सिटी, इन तीनों से मिला के लगभग 8 मार्क्स से 9 मार्क्स का इसमें आता है। और नेचुरल रिसोर्स और वाई डू वी फॉल इल और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसमें वाई डू वी फॉल इल और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स ये दोनों मिला के और लगभग 5 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स इन तीनों में से आ जाता है। और फिर जो आपके बाकी के चैप्टर्स बचते हैं, जिसमें मोशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी, इन चारों में से लगभग 10 से 12 नंबर का और 1-2 नंबर का साउंड में से आता है। तो इस हिसाब से आपका ओवरऑल 39-40 नंबर्स का अरेंज रहता है। तो अगर शॉर्ट में हम फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि आपका एक बार चैप्टर्स गो थ्रू हो जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, इस इंपॉर्टेंट जो कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब तो सबसे पहले हम करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री का एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके आने वाले चांसेस जहाँ से ज़्यादा होंगे उसको आपको मैं बता दूंगा, उसको थोड़ा फोकस कर लेना। तो जो आपका ये मैटर्स इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें, तो ये इन 3 का आप ध्यान से रख लेना कि जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें 3 चीज़ें खास क्या होती हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा इसमें से कौन सा जो नेचर की प्रॉपर्टी नहीं होती फिजिकल की। तो कंटिन्यूसली मूविंग, स्पेस बिटवीन देम एंड अट्रैक्ट ईच अदर, ये 3 प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए कि वो हमेशा चलती रहती है, उनके बीच में स्पेस होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस की भी इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसमें से आपको ऑप्शन में आ जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डू नॉट फ्लो पार्टिकल्स क्लोज। लिक्विड में नो डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, फ्लो कर सकता है दोनों गैस और लिक्विड। और लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें भी वेरी लूजली पैक्ड। और ये कंप्रेसिबल होते हैं, ये हाईली कंप्रेसिबल और ये इनकम्प्रेसिबल, एग्जाम्पल आपके पास है ही। फिर यहाँ से क्वेश्चन जो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, तो हम चेंज कर सकते हैं बाय प्रेशर और बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में 2 हो जाता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पे अगर आप डिक्रीज़ करते हो तो हम अगर लिक्विड से गैस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, और गैस से लिक्विड बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और फिर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो किसी चीज़ को आप मेल्ट करते हो, तो सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो दैट इज़ मेल्टिंग। और जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हो तो वो होता है इवेपोरेशन। और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आप वाटर के लिए ध्यान रखना, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कन्वर्जन ऑफ। और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, और इसका अगर हम केल्विन में देखें तो 373 केल्विन। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर उसके क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर जिस पे बॉईल करता है वो तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, बट लेस अगर 100 डिग्री से कम पे जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में 4 मेन फैक्टर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और विंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगी, बाकी तीनों चीज़ें बढ़ने से इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सब्लिमेशन होता है सीधा सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, और इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट की बात करो तो उसको इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में मेजरली पढ़ा गया था। अब देख लेते हैं कुछ चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कुछ अगर रह गया हो, तो ये इतना मेजर हमने पढ़ा है और इतना कुछ खास है नहीं। इसमें से क्वेश्चंस देख लें अगर हम, ये आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के एग्जांपल्स गिवन है कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और चेंज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो मैंने कहा कि आपको आइस का मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी में तो आ जाता है, बट इसमें थ्योरी नहीं होता, तो बाय चांस डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे दी जाए कि ये कौन सा है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है सब्लिमेशन वाला, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि अमोनियम क्लोराइड और NaCl सॉल्ट का मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करोगे, तो बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार। फिर जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो टेम्परेचर आपको लो करना होगा और प्रेशर हाई करना होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना। HPLT, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको कहा जाता है HPLT, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये आप ध्यान रखना।
ठीक है, और इससे आपको याद रह जाएगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। फिर ये साइकिल, इसमें से क्वेश्चन आपने देख ही लिया। उसके बाद सरफेस एरिया जो इवेपोरेशन से क्या क्या इफेक्ट होता है ये आपने देख लिया। अब कुछ अगर जैसे यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन है, एक आध करके देखते हैं। क्या है कि फ्यू सब्सटेंस अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सबसे कम होता है गैस, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है सॉलिड। तो इसमें आप देख लो सबसे कम कौन सा है, गैस कौन सा है, तो एयर गैस है, या ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ये आपका गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसमें कुछ है कि कौन से सेट ऑफ फिनोमेना है वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न की एयर में फैल जाना जो है, वो भी टेम्परेचर जितना बढ़ेगा गैस इजीली एयर में डिफ्यूज़ हो जाएगी। कंप्रेशन नहीं होता तो ये नहीं आएगा। इवेपोरेशन, कंप्रेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। इवेपोरेशन, डिफ्यूज़न, एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक्सपेंड करेगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उसके बीच के बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो कंप्रेशन नहीं आएगा। तो ऐसे ऑप्शंस को आप ऐसे भी देख सकते हो, कंप्रेशन नहीं आएगा। कंप्रेशन में तो कम टेम्परेचर पढ़ा ना आपने, HPLT, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो कंप्रेशन के लिए आपको HPLT चाहिए, तो ये नहीं होगा। कंप्रेशन जिसमें है वो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा। ऐसे भी कर सकते हो। फिर है प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, गैस और लिक्विड्स दोनों फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सब्लिमेशन क्या होता है, तो सॉलिड का डायरेक्टली लिक्विड स्टेट के से गए बिना, पास हुए बिना डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाना, इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगला है यहाँ से क्वेश्चन की वाटर केप्ट ऑन अर्दन पॉट्स बिकम कूल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन। तो कूलिंग इफेक्ट जहाँ भी आए वहाँ आप दे देना। इवेपोरेशन में आता है कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट कभी भी आएगा, चाहे वो आप अपने हाथ पे क्या नाम है नेल पॉलिश लगाओ तो भी आपको कूलिंग इफेक्ट आता है, पेट्रोल डालोगे तो भी कूलिंग इफेक्ट आएगा। ये सभी कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन होता है, ये आप ध्यान रखना। फिर ये कन्वर्जन जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो +273 करना होगा आपको, और उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये इस तरह का ये वाला यूनिट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये उसका सिंबल होता है के, ये होता है kg पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर का होता है पास्कल, तो ये हो गया पास्कल, और वॉल्यूम का होगा क्यूबिक मीटर, तो मीटर का क्यूब। तो ये इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। और इवेपोरेशन इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूज़न, कि एक लेयर से दूसरे लेयर तक जाती है, लेकिन ये वाटर का डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस है नहीं, कॉन्सेप्ट्स एक दो क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब आगे देखते हैं हम। अब ये चैप्टर आपका जो मैटर वाला चैप्टर है, इसमें प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में आपके आ जाते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स। इम्प्योर में मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूशन होते हैं, ये यूनिफॉर्म होता है कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एग्जांपल शुगर और वाटर, आयोडीन एंड अल्कोहल। कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन इसके एग्जांपल में होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, ये यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल है इसके सैंड, शुगर एंड वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब एग्जांपल है। एलिमेंट्स जो सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं, ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते, सिंपलर। ये है आपके कंपाउंड्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के बिना ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में ब्रोक डाउन हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मिक्सचर में, एक आता है सॉल्यूशन, अगर उसमें 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अनसैचुरेटेड, जिसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड, जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। और सुपर सैचुरेटेड, जिसमें बिल्कुल भी आप ऐड नहीं कर सकते। फिर है इवेपोरेशन और ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन में, हालांकि अब आपके कोर्स से हट गया है, बट इसको आपको ध्यान रखना है, बाई चांस अगर 1-2 आ गया तो। फिर एलिमेंट्स में 3 होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। इन तीनों के जो एक्सेप्शंस हैं वो अच्छे से आप याद रख लो, एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करेंगे हम, अगर आएगा इसमें तो कर लेंगे। फिर ये इसी तरीके से यहाँ पर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, और सॉल्यूशन क्या होता है इसमें, सॉल्वेंट, और ये इसके एग्जांपल आप आसानी से। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है काफ़ी बार कि पार्टिकल साइज़ अगर 10⁻⁻6 है तो कौन सा होगा। अगर 10⁻5 है मान लो, तो ये कौन सा होगा, तो ये -6 से बड़ा है तो ये सस्पेंशन होगा। तो -6 आपका एक पैरामीटर आप रख लो। तो -6 से अगर कोई बड़ा है तो वो है आपका सस्पेंशन, और -9 से अगर कोई छोटा है तो वो है आपका
ट्रू सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है आप, 10 में 6 से बड़ा है तो सस्पेंशन। बाकी एक और इसमें जो एक होता है ये टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट जो है वो सिर्फ कोलॉइड शो करते हैं, ये शो नहीं करते। तो कोलॉइड के एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना। टिंडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो ओनली कोलॉइडल, और कोलॉइडल में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो आप ध्यान रखना, खासकर मिल्क और ब्लड। ये दो काफ़ी बार आता है कि मिल्क शो करेगा इनमें से इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट तो ईजी है, इसको ध्यान रख लेना। फिर ये वाला जो टेबल है आपका, जिसमें एरोसोल का एग्जांपल, लिक्विड इन गैस फॉग और क्लाउड, सॉलिड इन गैस एरोसोल, स्मोक है इसका एग्जांपल। फिर ये वाले टेबल से इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना अपनी बुक से भी, कि गैस इन लिक्विड तो फोम, शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है। मिल्क जो है उसमें क्या है आपका, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है जो कि एक इमल्शन है। फिर सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है सोल, जो कि मर्ड और डाइजीन। फिर स्पॉन्ज, फोम, रबड़, ये गैस इन सॉलिड का है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है जेली, और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, जिसमें इमल्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो सोल है, सोल इसमें खासकर सॉलिड इन लिक्विड वाला, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मास परसेंटेज का 1 नंबर का बाय चांस कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, इजी होता है वो। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इवेपोरेशन, जब आप बॉईल करके जो वाटर और डाई को आप निकाल सकते हो, तो दैट इज़ इवेपोरेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, और इसमें लाइटेस्ट पार्ट जो है वो ऊपर आ जाता है, लाइटर नीचे, और डेंसेस्ट पार्टिकल नीचे आ जाता है। जो मिल्क से आप जो बटर निकालते हो वो इस प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, बटर फ्रॉम मिल्क के लिए इस्तेमाल किया है। सेपरेटिंग फनल में ऑयल और वाटर के लिए एक एक एग्जांपल्स ध्यान रखना बस। ठीक है, ऑयल फ्रॉम वाटर के लिए ऑयल लाइटर होता है और वाटर हैवियर होता है, तो वाटर नीचे आ जाता है। फिर सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड और नमक के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। क्रोमेटोग्राफी का जब भी आएगा तो आप ध्यान रखना, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है डाई को, कलर को सेपरेट करने के लिए, क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है उसको सेपरेट करने के लिए, और ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए। फिर डिस्टिलेशन होता है वाटर को अलग करने के लिए, दो अलग अलग लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए। अच्छा, यहाँ से एसीटोन को जब वाटर को हीट करते हैं तो एसीटोन का लेसर बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो आसानी से पहले आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जब एयर को कंप्रेस और कूल किया जाता है तो लिक्विड फिर धीरे धीरे वो ठंडे होते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज़ में, जो हम क्रूड ऑयल से जो सेपरेट करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपका कॉपर क्रिस्टल्स, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसका एप्लीकेशन होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल लाइक एलम, फिटकरी, कॉपर सल्फेट, उनके इम्प्योर क्रिस्टल से निकालने के लिए क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सारे मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन है। फिर वाटर का जो प्योरिफिकेशन होता है, जो आपका रिजर्वायर इम्प्योर वाटर जो है वो सबसे पहले सेडिमेंटेशन होता है, सॉलिड सेटल हो जाता है, लोडिंग टैंक में जाता है, फिर फिल्ट्रेशन टैंक, उसके बाद क्लोरीन हम ऐड करते हैं जम्स को मारने के लिए, फिर वाटर सप्लाई घर तक आ जाती है। फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस में तो मेनली है कि इसमें कोई भी नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इसमें न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। बाकी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वो सब आपका कुछ इसमें ऐसे होता है जो फिजिकल भी नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, फिर एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एग्जांपल्स और ज़रूर याद रखने हैं आपको कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड के खासकर बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये तीनों सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा चर्चा में यही रहते हैं। तो बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से एक्सेप्शंस अगर हम बात करें तो मेटल्स में आपका मरकरी जो है Hg, ये लिक्विड होता है, बाकी सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स में लिक्विड में आपका होता है ब्रोमीन। ठीक है, सॉलिड में होते हैं आयोडीन, कार्बन, और गैस में तो बाकी सभी क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी गैस में होते हैं। मेटलॉइड्स में आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, और आपका अभी हमने बात किया बोरोन का। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि चाकू से जो जिस मेटल को काटा जा सकता है वो है आपका सोडियम, पोटेशियम, और सीजियम और गैलियम, दो ऐसे मेटल्स हैं जो हाथ पे रखने पे गल जाते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके अगर कुछ हम देखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें, क्या कोई है तो हम देख लेते हैं। नहीं, ऐसा उतना नहीं है। आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बताना है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें दो होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दिया था एंटोनियो लवॉइजियर ने, ये दिया था आपका J.L. प्राउस्ट ने, ये आपको ध्यान रखना है, आ जाता है। इसमें मास का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसमें कंबाइंड इन डेफिनेट रेशियो, जैसे H2 और ये। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसको कौन सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो सेकंड पोस्टुलेट। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताता है दैट इज 6th पोस्टुलेट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आपको ये बताना है। हाँ, ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ C12 एटम का,
और एटम रिएक्टिव होते हैं, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इसके एग्जांपल्स अभी हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद आयंस में कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायंस, होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक जैसे H2 Cl2, हेटेरो एटॉमिक जिसमें दो अलग अलग एटम हो गए जैसे H2O CO2, इन सब के मॉलिक्यूल हेटेरो एटॉमिक हो गए। फिर मास, फार्मूला मास, एटॉमिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिसिटी, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे H2O का एटॉमिसिटी पूछा तो कितना है, 3 एटम्स है, तो एटॉमिसिटी हो गई 3, इसकी भी हो गई 3। NH3 का अगर आपसे एटॉमिसिटी पूछ लिया तो इसका हो गया 4, क्योंकि 3 और 1 4। तो एटॉमिसिटी के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन इसका ध्यान रख लेना। फिर आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेल हो जाएगी, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर भी 5 होते हैं इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास अभी हमने पढ़ लिया, MA इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो आप आसानी से निकाल देना। जो कंबाइन होके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास समान होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। A और B इस तरीके से आपको गिवन होगा, वो अभी इसमें आपने कर ही लिया होगा इस बार। फिर इससे और जो आपका क्वेश्चन आता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ लिया कि सेकंड जो है वो बताता है कंजर्वेशन ऑफ मास को, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला है वो बताता है आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। फिर एटम्स का रेडियस ध्यान रखना, हाइड्रोजन का कितना होता है 10⁻⁻10 के रेंज में और 0.37, और नॉर्मली 1 नैनोमीटर्स के रेंज में होता है। ये कुछ आपके सिंबल्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जब हम ये IUPAC का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, 1 AMU, और 1 एटॉमिक मास यूनिट का कितना होता है, 1 U का मतलब कितना किलोग्राम, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है 1 U मीन्स हाउ मच किलोग्राम, तो वो होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, दैट इज़ 1.66 × 10⁻⁻27। तो 1 U इज़ 1.66 × 10⁻⁻7, और ये किसका मास होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास भी इतना ही होता है, जिसको हम 1 U ले लेते हैं, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके 1 एटॉमिक मास जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो अधिकतर तो आपको याद होता है, लिथियम ध्यान रख लेना 7 U होता है, बेरिलियम 9 U, बोरोन 11 U, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आपको पता ही होता है 19 U, इसका ध्यान रखना, क्योंकि वैसे 9 2 जा 18 होना चाहिए, बट 19 नियॉन 20 नॉर्मली एटॉमिक नंबर से डबल होता है, लेकिन सोडियम का एक्सेप्शन होता है 23, एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन होता है 27, इस फॉस्फोरस का होता है 31, क्लोरीन का 35.5 बहुत जगह दिया रहता है, इसको ध्यान रखना है, पोटेशियम का 39, फिर आयरन का 56। उसके बाद नोबल गैसेस इनमें से आप ध्यान रख लो, एटॉमिसिटी, अनायन, कैटायन, ये सब आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक जो अभी आपको बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स नोबल गैस जो होते हैं, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सारे नोबल गैसेस होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं। फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है। अगर पॉली एटॉमिक, फॉस्फोरस जो है आपका टेट्रा एटॉमिक है, सल्फ़र पॉली एटॉमिक है, ओजोन ट्राई एटॉमिक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि इनमें से ट्राई एटॉमिक कौन सा है, पॉली एटॉमिक कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी डाई एटॉमिक तो ईजी है, मोनो एटॉमिक भी ईजी है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, टेट्रा एटॉमिक। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान है, इजीली आप इसका निकाल सकते हो। फार्मूला यूनिट मास, जो आयंस के बीच में जो कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड, उसका निकलता है फार्मूला यूनिट मास, और मॉलिक्यूल्स जो है उनका निकलता है, जो है इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उनमें निकलता है। ये 2 नॉन मेटल्स जो हैं उनके बीच जब आयंस नहीं बनते तब जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है जिस मॉलिक्यूल का, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये किस तरह से निकलता है यहाँ, लेकिन आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए कि किसका क्या फार्मूला होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और जैसे अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइट, इन सब से रिलेटेड आपका टेबल होगा, अभी देखेंगे हम, उस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। ये पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल्स एक आ जाता है, विच ऑफ दीज पॉली एटॉमिक आयंस एग्जाम्पल। फिर केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो कार्बोनेट, सल्फेट का आ जाता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मोलर, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो मोलर मास है सब्सटेंस का होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो 1 मोलर मास के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इतने होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का 1 U है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 N, यानी 6.022, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन का मास है 14 U, तो 14 ग्राम में कितने होंगे, इतने सेम। सल्फर का होता है 256 ग्राम, तो 256 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो इतने ही होंगे, फिक्स है ये। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेम एटम के इतने एटम्स, पार्टिकल्स जो कि किसी भी सब्सटेंस का है, उसको हम कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। अब 1 मोल ऑफ एटम का मतलब है
कि इतने नंबर ऑफ एटम्स, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर जो आपके एक टेबल बुक में दी हुई है जिसमें आपको सारे आयंस के नाम दिए हुए हैं, उसको आपको ध्यान से लर्न कर लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा वहाँ से क्वेश्चन, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जिसमें ये आयंस किस पे कौन सा है, क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ इजी है वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ आपका जैसे केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो अच्छा इसमें एक और चीज़ याद रखना, जो नेमिंग होती है एटम्स की, जो IUPAC के अकॉर्डिंग, और जो आपको सिंबल्स दिए थे, जैसे ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, तो इस तरीके का जो डाल्टन्स के जो सिंबल्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। खासकर जो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे S है तो डाल्टन्स ने S जो है वो सिल्वर को किया था, नॉर्मली हम S सल्फ़र से डिनोट करते हैं, ये फॉस्फोरस का होता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा होता है, मरकरी का कौन सा होता है, या जो भी डाल्टन्स के जो सिंबल्स थे उससे एक क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ जो जितने भी IUPAC नेमिंग में हम करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम होना चाहिए S से, बट ये Na से होता है, तो ये आपको पता है इसका नेट्रियम, लैटिन नाम नेट्रियम है, तो लैटिन नेम आप ध्यान रख लेना। सोडियम का होता है नेट्रियम, पोटेशियम का होता है कैलियम, ठीक है, और उसके बाद Pb लेड का होता है पम्बलम, Ag का अर्जेंटेनियम, Au का ऑरम जो गोल्ड के लिए होता है, ठीक है। और भी कोई भी आपको मिले तो उसको अच्छे से याद रख लेना, जो कि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आ जाता है। फिर इस चैप्टर से लगभग इतना ही आता है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 चीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की थी थॉमसन ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन चैडविक। प्रोटॉन का बहुत बार रदरफोर्ड भी दिया जाता है, बट रदरफोर्ड नहीं है, NCERT के अकॉर्डिंग गोल्डस्टीन है, ठीक है। और कैथोड रेज से, ये एनोड रेज या कैनाल रेज से, और अल्फा पार्टिकल से इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 × 10⁻19, इस पर सेम प्लस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। मास इसका होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इसका 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और इसका मास होता है 1.7 × 10⁻27। तो इन दोनों का लगभग बराबर होता है मास, और इसका मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं करते हैं। तो एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम ऐड करके लिखते हैं, ये एटॉमिक मास। फिर अलग अलग मॉडल्स थे, थॉमसन मॉडल जिसे नाम वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मेडल दिया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्फीयर में घूमते हैं। रदरफोर्ड में मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस था, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है, लेस स्पेस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, ये ध्यान रखना। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल में 2n², तो KLMN 4 सेल मेनली होते हैं, इसमें 2n² से फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाता है आपको L सेल में कितने होंगे, तो 2 × n का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 जा 8, तो इसमें होते हैं 2, 8, इसमें मैक्सिमम 18, इसमें मैक्सिमम 32, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, KMN सेल। फिर एटम्स में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से कोई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक, और एटॉमिक मास, इन दोनों का सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। आइसोटोप, आइसोबार एग्जाम्पल आते हैं, बहुत ध्यान रख लेना। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक होता है आइसोटोन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैथोड रे J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था R.A. मिलिकन द्वारा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसका हेल्प किया गया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी एनोड रेज, कैनाल रेज या गोल्डस्टीन के द्वारा इन्होंने परफॉर्म किया था। चार्ज, मास, और ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एक प्रोटॉन में 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो कैसे की थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हाँ, ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो किस में एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन ऐसा कौन सा एटम है जिसके एब्सेंट होता है, तो 1H1 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप होता है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। फिर एटॉमिक मॉडल्स में 3 खासकर मॉडल, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स, इसी में से आते हैं। इसमें से ऐसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, बट अभी जो मॉडल ऑफ एटम स्टेब्लिश्ड है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि आगे हायर क्लासेस में आप देखोगे। थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मेडल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे एज सच कोई और ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। जो अभी इस
के लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। फिर है एटॉमिक मॉडल में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा रे क्या होता है? अल्फा रे कुछ नहीं, जो हीलियम एटम है उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, जिसका कि मास जो है वो 4u होगा और चार्ज उसके ऊपर 2+ होगा। तो उसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज। तो इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस, और इसमें गोल्ड फॉइल से निकाला था, और इससे मेनली जो डिस्कवरी हुई थी वो अधिकतर डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हुए और बहुत कम इसमें से वापस आए, तो जिसे न्यूक्लियस बताया गया था बाद में। तो ये कुछ ऐसे उसके ऑब्जर्वेशंस थे, ये हमने पढ़ाई है। इसको उतना ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको इसमें बताई जा रही है। हाँ, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस ध्यान रख लेना, वो 10⁻⁵ टाइम्स होता है साइज़ ऑफ एटम के, कि अगर एटम का साइज़ जितना है उसका 10⁻⁵ टाइम्स। फिर उसके बाद मास और ये हमने इजीली कर लिया। रदरफोर्ड मॉडल के, ये तो आपका थ्योरी का पार्ट है। हाँ, नील्स बोर ने कब दिया था, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 1912 में एटॉमिक मॉडल दिया था, और नील्स बोर ने जो दिया था वो 2n आपके एटॉमिक मॉडल फिक्स ऑर्बिट वाले, तो KLMN शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले आपको पता होने चाहिए, वो आ जाता है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है। मास नंबर A, अगर किसी X यहाँ हो जाता है ZA, यहाँ एटॉमिक नंबर और यहाँ एटॉमिक मास, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से आपको किसी का भी पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बताओ, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो जो नीचे नंबर होता है उसके बराबर होता है, और न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर चार्ज नहीं है, अगर चार्ज है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफर कर सकते हैं, तो चार्ज में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये मैक्सिमम नंबर वाला, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से पूछ लेंगे कि मान लो किसी एटम में का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसके L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 19 है तो 2, 8, 2 और 8 10, 10 और 9, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उसके बाद वैलेंसी पूछी जाती है, तो ऑक्टेट का रूल आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आउटर ऑर्बिटल में 8 रहना चाहता है। तो अगर इसी का पूछा जाए तो 2, 8 और 8, 1, तो इसकी वैलेंसी कितने जाती है, 1, ये आप ध्यान रखना। तो ये आपको बताया जाता है। फिर ये जो आपको एक टेबल दिया गया है, बुक में भी दिया गया होगा आपको, इसमें थोड़ा सा इस पेज में दिक्कत आ रही होगी आपको, अब बुक में देख लेना, जिसमें हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक का सभी का एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज, वैलेंसी, ये सारी दिया, एक आ जाएगा उसमें से, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके वैलेंस सेल और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें जैसे नाइट्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, तो वैलेंसी जो है जैसे 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखो 4 का 4, 5 और 3 8, 6 और 2 8, तो 4 के में तो 4 ही रहता है, लेकिन फिर अगर 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 3 हो जाती है वैलेंसी, उसको 8 कंप्लीट करना होता है। तो 8 तक, फिर 8 + 0 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 निकाल देगा, तो 1 वैलेंसी, 2 2 और ये 3, किसी में 3 वाला भी आपका, जैसे एल्युमिनियम है तो उसकी वैलेंसी हो जाती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है और वैलेंसी भी 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी मेटल्स के केस में सेम रहती है, नॉन मेटल्स के केस में अपोजिट हो जाती है, 8 से आपको माइनस करना होता है, ठीक है। हाँ, आइसोटोप्स और आपके आइसोबार्स, तो आइसोटोप्स में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, जो 1H1 होता है प्रोटियम, 2H1 होता है ड्यूटेरियम और 3H1 होता है ट्रिटियम, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप और क्लोरीन का आइसोटोप्स, ये ध्यान रखना है आपको। आइसोटोप्स का यूज़ एक यूरेनियम आइसोटोप का न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, U-235 का, तो आपको ध्यान रखना है। या फिर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट में, आइसोटोप ऑफ आयोडीन का गोइटर के ट्रीटमेंट में, और कार्बन-14 का कार्बन डेटिंग में। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है प्योर क्लोरीन, हाँ क्लोरीन का 35.5 होता है, क्यों होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिर आइसोबार्स में आपको ध्यान रखना है, सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो आर्गन और कैल्शियम। फिर सोडियम और मैग्नीशियम, ये दोनों आइसोबार्स के एग्जाम्पल हैं, तो इससे इतना ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बहुत बार सॉल्यूशंस में जो आपने पढ़ा है तो एग्जाम्पल्स आ जाता है, जैसे एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन काफ़ी बार आ जाता है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आपका एल्कोहल प्लस आयोडीन, इसके सॉल्यूशन को हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो केमिस्ट्री से मोस्टली इतना ही आता है, और इसमें आप एक बार अच्छे से इन चैप्टर्स को देख लो, गो थ्रू हो जाओ, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपके इसमें से काफ़ी इजीली नंबर आ जाएंगे। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 में हम बायो के क्वेश्चंस लेके आएंगे, बायो के कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाएंगे, और फिर पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे फिजिक्स के लाने के, और इस तरह से साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको एक आपको आधा घंटे की वीडियो रहेगी, 3 वीडियोस में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको देख लेना, और साइंस में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।